Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of Say It All with Ifat Umar। जैसा कि हमने आपको शुरू में बता दिया था कि हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मुतासिर किया है या मैंने उनसे कुछ सीखा है या उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कोई असर डाला है। आज एक ऐसे ही नौजवान से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कि जब से मैंने उन्हें सोशल मीडिया पे देखा, उनको सुना, तब से लेके आज तक मैं उनकी फ़ैन हूँ, उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, बल्कि मैं इस बच्चे को अपना एक उस्ताद मानती हूँ। जी हाँ, जब मैं उनका नाम लूँगी तो आप भी कहेंगे कि इफ़त सही कह रही हैं। तो मैं आज आपको मिलवा रही हूँ सैयद मुज़म्मिल शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो से इट ऑल विद इफ़त उमर। थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मेरा बहुत दिल करता था आपके साथ बैठ के बात करूं। आई एम एक्चुअली योर फैन और यकीन करें कि मैंने आपके जब से शोज देखना शुरू किए, जो जिसको बहुत साल हो गए, जो आप यूट्यूब पे करते थे, आई हैव लर्न सो मच। और मुझे एक उम्मीद बंधी है कि हमारी यूथ में अगर ऐसे दिमाग भी हैं तो इस मुल्क का कोई फ्यूचर बेहतर हो सकता बहुत है। शुक्रिया। ऑफ कैमरा तो हम बहुत बातें कर चुके हैं, लेकिन अच्छा आपने ऑन कैमरा भी एक अपॉर्चुनिटी दी। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि आपको माशाल्लाह बड़े छोटे हर एज ग्रुप के लोग बाकायदा तौर पे एक पाकिस्तानी फिलोसोफर कहना शुरू हो गए हैं, बिकॉज यूर अ थिंकर और आप बड़ी सोच समझ के अपना एनालिसिस देते हैं। तो बचपन में ऐसी कैसी तरबियत थी कि ये दिमाग इस तरफ चल पड़ा? बस थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था और इतना सोशलाइज नहीं करता था। इसके अलावा आइसोलेशन में रहना और इतना इंटरेक्टिव नहीं था लोगों के साथ। तो उस शेल में रह के ही शायद जो है वो इतना टाइम और इतनी स्पेस और इतनी ट्रैंक्विलिटी फील होती है आपको कि यू गो डीपर इनटू आइडियाज। तो आसपास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस माशरे में कंटेमिनेट ना आप हो जाएं। उसकी वजह ये है कि मैं एज अ पंजाबी किड जो कि एक छोटे इलाके से बिहाड़ी से उठ के यहाँ आया, तो जिस माहौल में था वहाँ पे जिस तरह के आइडियाज़ लोग कैरी आउट करते थे, चाहे वो सोशल व्यूज़ हैं उनके ख़वातीन के बारे में हैं या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा था जिस माशरे में बड़ा हो रहा था। इसके अलावा मिसोजिनी वाज वेरी नॉर्मलाइज्ड और इस तरह की चीज़ें आसपास भरी हुई थी। लेकिन मैंने सिर्फ वाहिद चीज़ मेरा ख्याल है जो की वो ये है कि असर नहीं लिया अपने माहौल का, और इसीलिए एक एक्सीडेंट है जो मुझे लगता है उसकी वजह कि कोई इंस्टीट्यूशनली ट्रेनिंग नहीं थी कि आपने थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है या सेकुलर बन जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट इस तरह से है कि मैंने प्रिजर्व किए रखा और जो आइडियाज़ थे अपने वो सिर्फ लिटरेचर से ड्रॉ किए, सोसाइटी से नहीं किए, क्योंकि सोसाइटी में आपको तो पता है कि कितनी एनरिचमेंट आइडियाज़ की। लेकिन क्या फिर भी ऐसा सोचना भी कि दिस इज नॉट राइट, सही और गलत की पहचान ये कैसे हुई? देखिए नेचुरली वो एक कॉन्ट्रारियन माइंड होता है ना, जो एक मेजॉरिटी आवाम जिस पे यकीन करती है वो उसके नेचुरली खिलाफ चलता है। तो वो मेरा ख्याल है कि बाय बर्थ ही वालिद साहब में भी थी। अच्छा। जी, क्योंकि वो भी शायर हैं और लिखते भी हैं। ऑल और राइट। उनकी शायरी में भी मुआशरे का क्रिटिसिज्म है, थोड़ा सा कल्चरल क्रिटिसिज्म है, और हमेशा से उनको भी लोग यही कहा करते थे कि जो सब कहते हैं ना ये उसके अगेंस्ट ही खड़ा होता है। क्राउड थे वो। जी। अच्छा। तो शायद वो नेचुरली थोड़ी सी फैकल्टी थी वो चीज़ की कि मुझे मेजॉरिटी हमेशा से बोर करती थी, कि जो अक्सरियत कह रही है ना वो कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। तो अकलियत की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्शन थी शुरू से, तो इसीलिए शायद उन आइडियाज़ को अडॉप्ट ही नहीं किया जिस पे अक्सरियत यकीन करती। अरे वाह। अच्छा, मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, उसमें जब भी आपने अपनी स्कूलिंग का जिक्र किया है तो आप थोड़े से मुझे डिप्रेस्ड और जैसे कि कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। व्हाई सो? बस उसकी वजह ये है कि इंसाफ नहीं किया असातिज़ा ने जो करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक क्लास में खड़ा हुआ हूँ और मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं बच्चों को कुछ भी कह सकता हूँ और बुलवा सकता हूँ उसे, तो मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं एक ओपिनियन दे के उनको अपनी सोच पे छोड़ दूँ। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। और दूसरा ये है कि जिस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन मैंने पहले दिन से स्कूलों के अंदर होते हुए देखी है, फिर टॉर्चर होते हुए देखा है, तो खौफ के अंदर रह के जो तालीम ली जाती है वो तालीम नहीं होती। मैंने जितना भी फ़लसफ़ा पढ़ा है मुझे किसी ने नहीं कहा कि शाम को सुनाना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से शौक से पढ़ा, इंस्टीट्यूशनली नहीं पढ़ा कभी भी। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने डंडे के ज़ोर पे पढ़ाई हैं उसमें से मुझे कुछ याद नहीं है। तो काश ही उनको इल्म होता है इस बात का कि अगर आप फ़ियर ऑफ पनिशमेंट से किसी को एजुकेट करना चाह रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो बच्चे रिबेलियस हो जाएँगे। तो मेमोरीज़ इस तरह की थी कि उसमें अब्यूज़ भी थी, टॉर्चर भी था, सिर्फ मेरा नहीं मेरे दोस्तों का भी। कि स्कूल में पेरेंट्स आ रहे हैं और वो सबके सामने कह रहे हैं कि जी मारें इसको, हम खड़े हुए हैं यहाँ, मारो चुपेड़े दे मुँह दे उत्ते। इसको पता लगे कि किस तरह नेग्लिजेंस करनी है, ये करना, तो वो बच्चों के ज़हन से वो ट्रॉमा जाता नहीं है। तो काश ही आपके प्लेटफ़ॉर्म से कोई देख ले इस तरह का आदमी
और उसको अंदाज़ा हो कि जिसको आप ये समझते हैं कि मार मार के बच्चों को भी बड़ा इंसान बना देंगे, तो वो कुछ भी अचीव कर लें ज़िंदगी में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो पीस हासिल नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज दे विल स्टे विद देम फॉरएवर। तो हाउ कैन यू हेल्प इट? अगर आपकी ट्रॉमेटिक रही है मेमोरीज, तो किस तरह आप इसे ओवरकम कर पाए? बस वो किसी हद तक तो कर लेता है इंसान, लेकिन ये कहना कि मैं बिल्कुल ही उनको भूल गया, वो कभी भी नहीं होता। क्योंकि वो उस एज की मेमोरीज दे ऑलवेज इम्पैक्ट यू। यू जस्ट लर्न हाउ टू मैनेज देम, लेकिन ये कहना कि आप उसको इरेज ही कर दें, वो नहीं हो सकता। तो मैंने ऑब्वियसली उसकी वजह से शदीद एक कहना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट का इशू भी एक दौर में था, जो कि अब तो खैर नहीं है, लेकिन वो इसीलिए था कि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस सोसाइटी से मिली कि जो किसी से नई बात शेयर करनी उन्होंने स्नब कर देना कि यार ये क्या फजूल बात है। घर में अगर कुछ शेयर किया इस तरह का, तो वहाँ पर भी वो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स के अंदर। स्कूल के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि ओपन डिबेट हो सके, तो वो कर करके कंजर्व आप अपने आप को अंदर जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो ये जो मेरा काम था सारा, जो आपने भी सुना और लोगों ने सुना, जिसकी वजह से यहाँ बैठा हूँ मैं, वो एक प्रोटेस्ट था बेसिकली ऑफ व्हाट द सोसाइटी हैज डन टू मी। सो आई वाज जस्ट गिविंग यू नो माय रिटॉर्ट एंड माय प्रोटेस्ट, कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया तो मेरा ये जवाब है। बहुत से लोग कहते थे खतरा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैंने कहा कि मैं जो हालात देख कर आ रहा हूँ, वो उसके बाद जो है वो कोई खौफ वाली बात रहती ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू आर यू नो कॉर्नर्ड बाय ऑल साइड्स, देन यू हैव नथिंग टू लूज। तो इसीलिए वो ये सारा काम जो मैंने 3-4 साल में किया, जिसमें मुआशरे पे तनकीद थी, अशराफिया पे तनकीद थी, हुक्मरानों पे तनकीद थी, वो सारा एक प्रोटेस्ट ही था कि आप लोगों ने जो हम जैसों के साथ किया है, तो ये हमारा जवाब है। अच्छा, तो फिर वहां से विहाड़ी से स्कूलिंग करके यू केम टू लाहौर, यहाँ आप एफसी कॉलेज गए थे? हाँ जी, मास्टर्स के लिए गया था। इससे पहले मॉल्टाउन कॉलेज में था। अच्छा। सरकारी कॉलेज है। स्कूल भी मेरे मुगलपुरा के इलाके में रहता था। यहाँ कोई ख़ास कोई बहुत नोटेबल एजुकेशन तो नहीं कह सकता उसको मैं, कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बट दिस वाज एवरीथिंग दैट आई डिड ऑन माय ओन। सेल्फ टॉट ज़्यादा था, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन। तो आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया? मैंने किया पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो क्या आगे से पॉलिटिशियन बनने का, पॉलिटिक्स में आने का कोई रुझान है? आपको पता है कि अब 15-20 करोड़ रुपए होगा तो फिर जरूर आएंगे। नहीं तो जो आपको लेके आएंगे वो लगा भी देंगे ना। ये हो सकता है, जिस तरह से वो खान साहब को ले आए और लोगों को ले आए, अगर हमें ले आए। तो जर्नलिज्म ये कैसे आपने पेशा अपनाया? देखिए, मेरे वालिद साहब भी रोजनामा पाकिस्तान के जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस द 80s और समथिंग। तो बचपन से उनसे भी कुछ सुना, अखबार में लिखते थे थोड़ा बहुत ना, लोकल मसाइल के बारे में ये सब खबरें भेज देना। और दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि सोशल साइंस में मेरा स्किल है, लेकिन घर वालों ने पहले तो FSC करवा दी, इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। सब लड़कों का ये मसला है, ख्याल होती है, खवातीन के साथ भी यही होता है मोस्टली। तो वो खैर उसमें पड़ गए और बाद में रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो मतलब मेरा काम नहीं है। साइंसेस मुझे अच्छी ज़रूर लगती हैं, लेकिन वो उस तरह से जाके इक्वेशंस लिखना और जो है वो उसमें मार्क्स लेना वो बहुत सुपरफिशियल लगता था। तो बाद में ऑप्शन ये थी कि इंजीनियरिंग कर लें या सोशल साइंस में आ जाएं। तो हुआ इस तरह से कि तकरीबन 2009-10 की बात है कि नया नया विकीपीडिया मैं यूज़ करना शुरू हुआ। उस टाइम पे वो आर्टिकल्स पढ़ता था, उसमें बड़े अट्रैक्ट करते थे हिस्टोरिकल टॉपिक्स और इसके अलावा फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। तो मैंने कहा कि यार सोशल साइंस इज द थिंग, क्योंकि वो अंदाजा हो गया ना कि मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैंने ये करना है। तो फिर यू वेरी लकी, बिकॉज बच्चों को तो अंदाजा ही नहीं होता। मुझे अब अंदाजा हुआ है व्हाट आई एम गुड एट। नहीं, वो बेटर लेट देन नेवर वाली बात है। लेकिन वाकई ये आपने सही कहा है कि वो उस तरह से ना वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होते बच्चे। बहुत से लोग पूछते भी हैं क्या करें, या ये सवाल करते हैं कौन सी डिग्री करें जिसमें से तनख्वाह ज्यादा। सक्सेस का हमारा यहाँ पे जो आप करते हो मयार तयन, वो पैसों से करते हैं। हालांकि वो बाय प्रोडक्ट होता है आपके पैशन का। बिल्कुल, तमाम मीनिंग। इफ यू लव योर वर्क एंड यू आर गुड एट इट, तो मनी विल फॉलो। तो ये कहना कि सिर्फ उसको देख के आप एक फील्ड में आ जाएं, उसमें फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते। तो खैर वो रियलाइज कर लिया कि मुझे सोशल साइंस में और हिस्ट्री में और कंटेम्पररी इश्यूज में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, फिर इस तरफ आ गया। और चांस कैसे मिला? पहले यू स्टार्टेड योर ओन यूट्यूब चैनल या उससे पहले यू स्टार्टेड वर्किंग समवेयर? यूट्यूब वीडियो मेरी पहली 2019 में आई थी और मीडिया मैंने लेट 2015 में ज्वाइन किया। अच्छा, कहाँ ज्वाइन किया था? मैं इंटर्नशिप करने गया चैनल 5 को, खबरें ग्रुप का जो एक अदारा है, आपको तो पता होगा। ओह माय गॉड, बहुत बुरे हालात थे
और The worst place one can go to, you know. I'm astonished that you know. Yeah. तो उसमें ये था कि उधर चला गया, वो भी एक टीचिंग का पहले तो शौक था, लेकिन उस टाइम तो स्टेज पे नहीं थे कि पढ़ा सकें। ये वो एक प्रोफेसर ने कहा कि आप जरा ऑडिशन दें। मैंने कहा सर मैंने तो कभी नहीं सोचा टीवी पे आना है, और ये वो मेरा तो दूर दूर तक दिमाग में नहीं था। मैंने कहा नहीं आप जाएं तो सही ना। चले गए, और वो उन्होंने वॉइस चेक की, न्यूज़ एंकरिंग में वो मैटर करती है। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई, और 5-6 महीने फिर वहाँ पे बैठे रहे। ऑन एयर भी नहीं किया हमें, बस बैक ऑफ द स्टेज बैठ के सीख रहे हैं। आप पैसे भी नहीं दिए होंगे? हाँ नहीं दिए कुछ। ओके। तो उसके बाद में जब ऑन एयर हो गए और लाइव आना शुरू हो गए, तो वो भी एक अलग सी एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए होती है, वो होती। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हालात वहाँ पे इतने ख़राब थे कि एक तो मैनेजमेंट का मसला बहुत था, दूसरा रिसोर्सेज नहीं थे उन लोगों के पास, और उन दिनों खान साहब भी अपने पूरे अरूज पे थे। अरूज पे थे। हाँ, इस्लामाबाद लॉकडाउन बंद कर दूंगा, मार दूंगा। तो 10-10 घंटे लाइव बैठ के बोलते रहना कि जी अब यहाँ पे शेलिंग हो रही है, अब ये धरना, अब ये जलसा। तो लेकिन वो 5-6 महीने में उधर इतना केओस देखा कि सीख गए कि काम करना कैसे। मतलब अगर मैं थे कर सकना तो मैं हाँ, किधरे भी कर सकना। तो उसकी वजह कि वहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं थी। अगर एक रिपोर्टर का आपको बीपर मिला के दिया हुआ है, बस उसी से सवाल करते रहना है, और सवाल खत्म नहीं होने चाहिए। अच्छा। ये है कि you just have to keep thinking of new That's where when you start repeating, नहीं फिर एक दफा फिर से बताएं। ये लोग हमें बहुत तनकीद तो करते हैं हमारे ऊपर कि बार बार रिपीट क्यों करते हो। वो इसलिए करते हैं कि कुछ प्रिपेयर्डनेस होती नहीं, बस बैठ जाओ लाइव और जो भी आ रहा है बोली जाओ उसमें। ये है कि वो chaos तो बहुत था, लेकिन उससे सीखने का मौका इसलिए मिला कि सिर्फ मैं ही था। ओके। और सिस्टम कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था। बस फिर वो एक एक करके चैनल चेंज करते गए। और फिर आपने अपना YouTube स्टार्ट किया? YouTube का मेरा कोई अंदाजा नहीं था, इरादा भी नहीं था। अच्छा। ये है कि मैंने मेन स्ट्रीम में जगह बनाने की कोशिश की थी हमेशा से, लेकिन वहाँ बाबों का पूरा एक मोनोपोली थी। 2-3 साल इंतजार किया, कोशिश की, अपना स्किल दिखाने की कोशिश की, ट्रांसमिशंस जो होती हैं जिसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल टॉपिक्स को यूज किया, लिटरेचर को कोट किया। लेकिन जब भी बॉसेस के पास गए तो उन्होंने कहा कि यार मजा नहीं आ रहा, कोई फायदा, रेटिंग नहीं आ रही, कोई तमाशा लगाना सीखो, कोई लड़ाई कराओ। मैंने कहा यार इस तरह तो कोई जगह नहीं बनेगी, यहाँ 10 साल भी बैठा रहूंगा तो ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे मुझे। अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी जो बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के लोग थे मेन स्ट्रीम में, जो मैं देखता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ तो मेरिटोक्रेसी है ही नहीं। अब मैं यहाँ बैठ के अगर 10 साल इंतजार करूंगा कि एक दिन मेरा आएगा, तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो फिर मैंने कहा कि यार बस आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो 2019 में एक दफ़ा टीवी देख रहा था, तो तारिक जमील साहब नमूदार हुए टीवी पे, और उन्होंने कोरोना के दिनों में दुआ करा दी और कहा कि दरअसल खवातीन के कपड़ों की वजह से फैला है। तो तब मैंने कहा कि यार अब ये इसका अगर मैंने एनालिसिस करना, ये टीवी पे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फिर बात। मेरे पास क्या चांस है। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं बोलना है। बिल्कुल, बस वो ऐसा हो गया था कि मैंने कहा कि यार अब थ्रेशोल्ड खत्म हो गया। तो बस वो पुराना सा एंड्रॉयड फोन था हाथ में, कोई माइक भी नहीं था, तो मैंने यूं ऑन किया उसका, वो सेल्फी मोड पे करके उसको हाथ में पकड़ा, अपलोड किया, और मैं सो गया। तो सुबह उठा तो वो वायरल हुआ। अरे वाह, पहले वीडियो से? तकरीबन दूसरा था वो, पहला तो मैंने प्राइवेट मोड पे लगाई थी, वो जो फ्रेंड्स मोड पे वीडियो वायरल हुआ। और वो भी प्रोफाइल से अपलोड किया था फेसबुक पे, यूट्यूब बनाने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। और ना कोई, बस दैट वाज सम टॉपिक जिस पे आप अपना कमेंट देना चाह रहे थे। ओके। क्योंकि अब अगर दोस्तों के दरमियान बैठ के बात करते थे, वो भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो भी ज्यादा वही था, राइट विंग वाला हल्का था। तो मैंने कहा कि शायद यहाँ पर कोई सुन ले, तो बस वो हो गया। और फिर 3-4 और अपलोड की, वो भी इस तरह ही फिर वो हो गई। तो फिर लोगों ने कहा कि पेज बना लो, फेसबुक का पेज बना लिया। 2-3 महीने वो चलाया, फिर 6 महीने बाद यूट्यूब बनाया। अच्छा। क्योंकि लोगों ने कहा कि यार यूट्यूब वीडियो फॉर्मेटिंग के लिए है बेसिकली, तो आप फेसबुक पे क्यों कर रहे हैं, वहाँ तो उस तरह से वो नहीं, वो प्रोफाइल सेट हो सकती है आपकी। तो फिर यूट्यूब किया। तो मेरा वो कोई टारगेटेड माइंड नहीं था कि यूट्यूब पे आऊँगा, वीडियोस बनाऊँगा, पैसे कमाऊँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली वो होता गया, बाय एक्सीडेंट तो करता है। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी पजीराई मिलेगी? बिकॉज एक डिफरेंट बात कर रहे हो, वो बात कर रहे हो जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अदरवाइज एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि शायद जूते पड़ेंगे या लोग जो है वो सिर्फ बुरा भला करेंगे। बात वो कर रहा हूँ जो कि एक्सेप्ट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बड़ी हैरत हुई कि इतने ज्यादा लोग हैं जो इसी तरह सोच रहे थे, बट उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो एक जगह आके जो है वो एक अलायंस बना लें। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब कोई तारीफ करता है या फिर कोई बहुत लॉर्ड करता है, मुझे समझ नहीं आती कैसे रिएक्ट करूँ आगे से, बिकॉज आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर कन्फ्रंटेशन एंड क्रिटिसिज्म ओनली।
कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो एक्सेप्टेंस तो मेरे लिए बहुत हैरानकुन चीज़ है, और वो जब हुई तो couldn't make sense of it at all। लेकिन अब जरा 2-3 साल हो गए हैं देख के कि यार कुछ ना कुछ तो है इसका। कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ। और फिर वहां से अब आप मेन स्ट्रीम, यू हैव योर ओन शो, पहले आप बोल पे गए और गॉड नोस क्यों, मैं पूछूंगी भी नहीं क्योंकि आप बहुत दफा बता चुके हैं। 2-3 किताबों में गया था। हाँ, लेकिन मेन जो हम बात है कि बोल से फिर नाउ यू आर इन एक्सप्रेस, और आपका माशाल्लाह अपना शो है और यू आर डूइंग इट वेरी वेल। लेकिन मुजम्मिल, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जैसे लोग जो एक अपनी स्टांस और अपनी रिसर्च के साथ एक बात करते हैं, जब आपको दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इज इट इजी फॉर यू और डिफिकल्ट? It is difficult because at times you have a loud mind, you want to say a lot of things, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपने सवाल करना है, जवाब नहीं दे। तो अक्सर ये होता है कि आपको ऐसे MNAs, ऐसे पॉलिटिशियंस से सवाल करने पड़ते हैं जो डिजर्व भी नहीं करते कि उनसे सवाल किया जाए, लेकिन चूंकि उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है, सो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। तो बस ये है कि वहाँ पर मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं अपने 100% इंटेंट के साथ काम करता हूँ मेन स्ट्रीम में, क्योंकि वो हैविली रेगुलराइज्ड है। मेन स्ट्रीम मीडिया इज टोटली वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट। तो ये कोई कहे कि अगर वहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो रहा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो शुरू होगा तो पैमरा का नोटिस आ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और मैं हमेशा से रियलिस्ट रहा हूँ, प्रैक्टिकल रहा हूँ, प्रैग्मेटिस्ट रहा हूँ। तो मैं इतना आइडियल वर्ल्ड में नहीं जाता कि मैंने मेन स्ट्रीम में वो बात करनी है जो कि इनकलाब ले आए, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस ही और है। वहाँ की वो ऑडियंस है जो किसी फार ऑफ इलाके में, रिमोट एरिया में बैठ के पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही है। उसके लिए बड़ी सादी सी, सिंपल सी बात करनी पड़ेगी। वहाँ कोई फिलोसोफर्स की बात नहीं हो सकती, ना कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो सकती है। सो आई टोन माई सेल्फ डाउन देयर फॉर अ न्यूअर ऑडियंस, फॉर पीपल हु हैव नेवर लिसन टू न्यू नुएंसेस। तो इसीलिए वहाँ कॉम्प्रोमाइज अप्रोच होती है। लेकिन क्या आप अपना ओपिनियन देते हो जब एक बहुत ही खड़ूस किस्म का ओपिनियन एक तरफ से आ रहा हो? तो बीइंग अ होस्ट आप बोल पाते हो वो बात जो आपको सही लगती है, या यू जस्ट लिसन? उसके लिए कोशिश करता हूँ कि एक सेपरेट सेगमेंट रख लूँ जिसमें सिर्फ एक मोनोलॉग हो और उसमें मेरा नैरेटिव चला जाए। लेकिन अगर सामने गेस्ट बैठा हो तो कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल रहूँ, क्योंकि एज ए मॉडरेटर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक पार्टी ना बन जाएं। आप सिर्फ सवाल करें और बाकी व्यूअर पे छोड़ दें कि वो खुद ही जज कर लेगा कि सवाल का जवाब इसने दिया तो सवाल ठीक था, जवाब ठीक था। लेकिन ओपिनियन ज़्यादा देता नहीं हूँ जहाँ पे किसी का इंटरव्यू करना हो। तो अभी तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं मुजम्मिल, टेल मी हु आपको किसने प्लेजेंटली सरप्राइज किया हो कि आप सोच रहे हो कि यार मैं तो ये सोचता था, ये बंदा तो ठीक निकला? इस पे कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन कुछ खवातीन ने भी, जिस तरह नून लीग की अज़मा बुखारी हैं, तो अब बहुत सी बैशिंग होती है सोशल मीडिया पे उनकी और ये वो, लेकिन वो जिस तरह से वो स्नब करती हैं किसी भी ऐसे बंदे को जो कि आके उनको पेट्रोनाइज करेंगे कि आप खातून हैं इसलिए, तो वो अच्छा लगा मुझे कि बड़े कॉन्फिडेंस से बात करती हैं, बड़ा फ्लो में। और दूसरा, जावेद हाशमी साहब का इंटरव्यू किया तो बहुत अच्छी फीलिंग आई उसमें ना, कि पहली दफ़ा एक ऐसा लगा कि यार दिस इज काइंड ऑफ एन ऑनर। क्या वो वाकई बागी है? मेरा ख्याल है कि वो बाकी पॉलिटिशियन से बहुत ज़्यादा बेहतर एक मॉरल जो है ना वो स्टैंड पॉइंट पे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में जब पीक थी 1 पेज की, तो वो उस पीक पे सारी बरात को छोड़ के आ गए। हालांकि अगर वो रहते, उस बोट में सवार रहते, तो शायद वजीर आजम नहीं सदर बनते मुल्क के, क्योंकि वो कैंडिडेट थे सदर के 2018 के लिए, जिस तरह से ये पिच कर रहे थे कि आगे जाके इनको बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं, तो उन्होंने तो धड़ल्ले से उधर कह दिया, लोगों की दुनिया के सामने कह दिया। बिल्कुल। और पीटीआई का उस वक्त क्रेज था, लोगों ने उनको बुरा भला का, दागी का ट्रेंड चला, ठीक है, उनके घर पे बुलडोजर मार दिया बाजवा साहब के दौर में, प्रॉपर्टीज गिरा दी उनकी, और उससे पहले भी उनको कितनी मार पड़ चुकी है। पैरालिसिस जो उनको हुआ है वो टॉर्चर की वजह से। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने वाकई अपने अज़म पे कायम रहे हैं, अपने स्टांस पे कायम रहे हैं। तो वो अभी भी आप देख लीजिए कि अब पीटीआई के साथ जो थोड़ी सी ज्यादती होती है वो उस पे भी बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। ये है कि देखो वही बात हुई ना मुजम्मिल, जब गलत हम उनको कहते थे, और अगर सेम ही इधर भी हो रहा होगा तो बीइंग जो एक सच पे खड़ा होता है,
एक सही पे खड़ा होता है, उसको कहना पड़ता है, दिल तो बिल्कुल नहीं करता, मजा आता है जो उनके साथ हो रहा है, बट वही बात है, गलत तो गलत है। तो हाँ। अगर आप एक जो है वो एक नजरियाती तरीके से किसी को अपोज कर रहे हैं तो फिर उसमें जाती बहस नहीं होती कि मुझे ये वाला बंदा अच्छा नहीं लगता, इससे ज्यादती कर लो मैं तब भी खुश हो जाऊँ, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो तो सकता। हाशमी साहब की ये चीज अच्छी लगी और वो उस इंटरव्यू में जरा जो है वो अच्छी फीलिंग आई। और किसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया? डिसअपॉइंट बहुत से मिनिस्टर्स करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसकी वजह कि वो इतनी सुपरफिशियल बातें कर रहे होते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि ये इस जॉब पे है। एग्जैक्टली, और इन्होंने आगे जाकर भी पॉलिसी बनानी है, इसके अलावा लाखों लोगों ने इनको वोट देना है। तो कल को अगर ये अपने माइंड से फैसले करेंगे तो फिर क्या ही मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का। तो ये है कि अभी निगरान हुकूमत के जो वजीर कुछ लगे हुए हैं, इवन निगरान वजीर आजम साहब की कुछ बातें जो है समझ नहीं आती। निगरान वजीर आजम तो एग्नी आंट बन गए हैं, वो तो ब्रेकअप हो तो क्या करना है, तो क्या उस पे भी बता रहे हैं हमें। पॉलिटिशियंस पे क्रश होता है खवातीन को या नहीं, जवाब दीजिए। नहीं, पॉलिटिशियन से क्रश कभी नहीं हो सकता। वी मस्ट टेल देम दैट। You must know as well. तो मुजम्मिल, आप जो करियर के जिस जगह पे हैं आप, आर यू बीइंग पेड वेल? Well, I am, I think. Okay. If I compare myself के जो 2 साल पहले मुझे मिल रहा था उससे तो बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आई वाज अ न्यूज़ एंकर, तो उसमें ये था कि स्क्रिप्ट पढ़ने हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और थी। लेकिन जैसे ही यू गैदर अ लॉट ऑफ आईबॉल्स, लोग आपको देखने लगते हैं, तो फिर उस लिहाज से ही मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको रिवॉर्ड करने लगता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हालांकि मैं सोशल मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरी, मैं महीने में 1-2 वीडियोस बनाता हूँ। लोग कहते हैं बेवकूफ़ हो यार, पैसे कमाओ रोज, लेकिन मैं उसको चेक रखता हूँ कि वो व्यूअर फटीग ना आ जाए और वो क्वालिटी। और वैसे भी जब कोई बात कहने वाली होगी तो कहेंगे ना, आप बैठ के कहनी है और कोई बात निकालना, इसमें बहुत फर्क है। उसमें फिर आप वो कहते हैं ना बोंगी मारते हैं, बोंगी। क्योंकि उसमें ये है कि अगर कुछ कहने को नहीं है तो आप फिलर फिर लगाएंगे ना, वो कोई खास बात नहीं होगी। तो मेन स्ट्रीम पे फिर ये है कि सोशल मीडिया पे तो इतनी मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है उस तरह से, लेकिन मेन स्ट्रीम पे बस वो ऑफर्स आती गई और एक्सेप्ट करते गए। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि प्रोग्राम मिल जाए, और ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट सोशल मीडिया की वजह से हुआ। अच्छा मुसम्मिल, व्हेन यू वर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एंकर योरसेल्फ, तो किन एंकर्स से आप इंस्पायर होते थे? अच्छा, नहीं उसमें थे कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनली मेहदी हसन का काम अच्छा लगता था, जो अल जज़ीरा पे बड़ा क्रिटिकल इंटरव्यू करता था, बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होता था। पाकिस्तान के जर्नलिज्म में कम लोग इसलिए अच्छे लगते थे कि फैक्चुअल बात कम थी, सनसनी ज्यादा थी, सेंसेशनलिज्म था। लेकिन शाहजेब खान ज़्यादा जो है वो एक अच्छा, मेरा ख्याल है कि रोल मॉडल, वेल रिसर्च्ड वो अपने शोज करता वो है। एक चीज़ थी। इसके अलावा मुझे नुसरत जावेद साहब की कुछ अच्छी लगती थी टॉक्स वगैरह। नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़ा पोलाइट रहते हैं लेकिन बात जो है वो बड़ी हार्डकोर कर जाते हैं, पोलाइट। और मतीउल्लाह जान साहब का भी जर्नलिज्म अच्छा लगा। तो एजाज सैयद जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उनसे हमेशा से इंप्रेस्ड रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा आइडियोलॉजिकल जर्नलिज्म किया है और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जर्नलिज्म किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेन स्ट्रीम में रह के किया। तो मुझे वो लोग अट्रैक्ट नहीं करते जो सारा कुछ बर्बाद कर लेते हैं, सड़क पे प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सके तो किसी और को क्या करेंगे। यू हैव टू फाइंड अ वे टू नेविगेट थ्रू दिस सिस्टम अगर इसको बेहतर करना है। इसके बाहर बैठ के आप जितना भी मातम कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एजाज, उमर चीमा साहब, तो ये कुछ लोग थे जिनको फॉलो करने की कोशिश की। खवातीन में कोई जर्नलिस्ट पसंद हो आपको? खवातीन में आसमा शरादी साहब अच्छी लगती हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये लगती है कि उन्होंने इतनी ट्रोलिंग बर्दाश्त की है जो कि पर्सनल लेवल की थी, बड़े गलीज। वो तो मैंने भी बहुत किया मुजम्मिल, हालांकि मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ। वो भी इसलिए कि आपने पॉलिटिकल ओपिनियन शो की और उस पार्टी के अगेंस्ट की जो कि एक मैस पॉपुलिज्म का शिकार कर रही है। तो आपकी भी जितनी भी मैं जहाँ जाके तारीफ करता हूँ यही करता हूँ कि इस ट्रोलिंग को बर्दाश्त करना, एंड देन इवन आफ्टर दैट यू स्टे ऑन योर व्यू पॉइंट, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग 3-4 कमेंट्स, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज़ उनके लिए एक एडिशनल बर्डन होता है कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन आ जाए। एंड देन योर फैमिली, योर किड्स, आई मीन ये इतना इमोशनल एक वो आपके ऊपर होता है कि आप खुद तो बर्दाश्त कर लेते हो, व्हेन यू थिंक ऑफ योर फैमिली तो ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये कि हमारे ऊपर अगर मैं वीडियोस में कमेंट्स भी देखूं ना तो गाली दे देंगे, तो कहेंगे कि यार ये बिका हुआ है। खवातीन की तो किरदार भी और के बस उन पे तो वो अटैक ही जो है ना वो किसी और वल्गर लेवल का होता है।
तो इसीलिए वो तमाम ऐसी खवातीन जो कि वोकल हैं, असर्टिव हैं, वो बहुत कम हैं। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वुमेन शुड आल्सो लुक अप टू देम, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस करना बहुत आसान है। आप दो चार बहुत कमेंट्स करें इस तरह के, लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, दोबारा बात ही नहीं करते। yeah, तो आई थिंक दैट इट इज वेरी एडमायरेबल ऑफ यू एंड ऑल द वुमेन all the women who have I stood must their yeah. अच्छा, कि कोई एक philanthropy cause चूज करना हो मुजम्मिल ने, जी। तो वो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि प्रोपगेशन ऑफ क्रिटिकल आइडियाज, क्योंकि एक तो ये कॉज ये होती है ना कि आप किसी को मॉनेटरली सपोर्ट करें या कोई नौकरी दिलवा दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेंटली किसी को लिबरेट करना इज द बिगेस्ट चैरिटी एवर, तो how can you do that? बाय जस्ट टेलिंग देम दैट व्हाट इज बीइंग डन टू यू इन द हिस्ट्री और अब क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज नौजवानों को अगर मिले तो फिर उनको हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को हेल्प कर तो इसके लिए तो मेरे से टीचिंग एक ऐसा है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने YouTube पे और चीज़ों पे जो बातें की हैं प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी किसी तरह उस जुमरे में ही आता है कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अवेकन करने की कोशिश की और आपको मैंने देखा है, आपको बुलाया जाता है बकायदा कॉलेजेस में, जाता है। यूनिवर्सिटीज में, लम्स में गए हैं आप। इस्लामाबाद में वो जो उन्होंने डॉक्टर हूद बॉय ने जो अपना शुरू किया हुआ है Black. ब्लैक होल, उसमें आपकी काफी मैंने टॉक्स देखी हैं, मैंने पूरी सुनी है। दे वर अमेजिंग बिकॉज मैं हूद बॉय के इतनी बड़ी फैन हूँ कि जब उनसे मेरी आपके जरिए मैंने उन्हें ईमेल भी की और उनका फौरन जवाब भी आया, तो दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। मतलब वाकई मेरे जिसे कहते हैं ना कि फैन मोमेंट था, दैट केम ट्रू एंड आई वाज कन्वर्सिंग विद हिम। तो आई थिंक कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप उस प्लेटफॉर्म से भी बात करें। तो आप नौजवानों का जो मौजूद होते हैं, ऑब्वियसली हर किस्म की बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे होते हैं, लर्निंग उनकी होती है, तो आपने क्या देखा कि इस जनरेशन में के अंदर मसाइल क्या हैं और खूबियां क्या हैं? देखिए, ये तो मैं पेशावर भी गया हूँ, पेशावर यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर करके आया था। तो एक पेरिफेरीज की जो यूथ है, जैसे बलूचिस्तान के इसके अलावा सिंध के भी बच्चे हैं, गिलगित के लोग हैं, तो उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा देखी और माइनॉरिटीज में तो होती है ना, होती है। तो यहाँ पर एक चीज का एक वॉइड, एक स्पेस नजर आती है कि पाकिस्तान में जो पंजाब है, मेन स्ट्रीम शहर है, लाहौर वगैरह की, वो वहाँ पे शायद उस लेवल का जो है वो एथनिक मूवमेंट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से इतनी अवेयरनेस नहीं है। और वो इसीलिए कि प्रिविलेज भी रहे हैं किसी दौर में, अब नहीं है उस तरह से, क्योंकि अब यहाँ भी एहतजाज होते हैं, अब यहाँ भी बात की जाती है कि हमारे पास राइट्स नहीं है, हमें घरों से उठाया जा रहा है। तो देर आए दरुस्त आए वाली बात है। अगर अब आकर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अवेकन हो रही है तो अच्छी बात है। एक अलायंस बननी चाहिए कि तमाम लोग जो कि अप्रेस्ड हैं, जिस तरह से अभी बलोचिस्तान से एक रैली निकलती है डॉक्टर मारंग बलोच के अंदर जो इस्लामाबाद में मौजूद है, उनको बहुत से लोगों ने पंजाब में सपोर्ट किया, अच्छा लगा मुझे देख के। पीटीआई के मैंने भी किया, बिल्कुल पीटीआई के बहुत से लोग कर रहे थे, हालांकि वो भी हैरान कुन था मेरे लिए। तो ये है कि एक चीज़ जो जिस पे खुशी होती है वो ये है कि पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा है नौजवानों में अभी यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से नहीं। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर की मैं गया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यहाँ पे बहुत ही पैम्पर्ड माहौल है, इतना वो नहीं है। तो जहाँ पे प्रिविलेज कम देखा है वहाँ पे इंटेलिजेंस ज़्यादा देखी है। रियली जी, परफेक्ट यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि वो सवालों को करने में और जवाब तलाश करने में इंटरेस्टेड है। जो कि प्रिविलेज और पैम्पर्ड है उसको क्या है कि यार एवरीथिंग उनकी तो सेटल्ड है भाई, तो मैं बाहर अभी पढ़ने चला जाऊंगा, अब वो का बिजनेस आके मैंने संभाल लेना है, इसीलिए वो उस लेवल पे फिर वो क्यूरियस नहीं। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। अच्छा, बलूचिस्तान का जिक्र आ ही क्या है, यू बीइंग लाइक वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट दीस डेज, क्या इशू है यार? ये हद नहीं हो गई? अब तो वहां तक पहुंच गई ये बात कि हम भी जिनका ताल्लुक नहीं, जो कभी वहां गए भी नहीं, और जिनको प्रोपेगेट किया गया था कि वो लोग अलहदगी चाहते हैं और इंडिया से मिले हुए, इवन हम कह रहे हैं यार इनफ इज इनफ, लिसन टू देम, टॉक टू देम। तो व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, सबक नहीं, वो कहते हैं ना कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो वही बात है कि 71 करवा लिया हमने, और उनके साथ भी यही सलूक था कि ये दरअसल इंडिया से मिले हुए हैं, या फिर इनकी डिमांड जो है वो सारी सेपरेटिस्ट डिमांड्स हैं। जो 6 नकात थे मुजीब के, अगर वो पढ़े जाएं, उनमें से 4 नहीं तो 5 मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं आज भी अगर पढ़ूं, कि हमारा अपना जो रिसोर्स है वो हमारे लोगों पे इन्वेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आप वहां से सारी खुराक निकाल के ले जाते हैं। वो फेमसली उन्होंने कहा भी ना कि इस्लामाबाद से पटसन की बुआ,
और दूसरा ये कि 65 वॉर में आपने उनका बॉर्डर खाली छोड़ दिया और यहाँ सारी फौज लगा दी, तो उन्होंने कहा कि फौज हमारी अपनी होनी चाहिए एक प्रोटेक्शन के लिए, पूरे मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बलूचिस्तान से भी यही ट्रीटमेंट रहा कि 71 का सबक नहीं लिया, अभी तक समझ नहीं आई कि इतना बड़ा नुकसान करवाया है, 51% ऑफ पाकिस्तान अलहदा करवा दिया। अब तो आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी बंद करें जब वो अपने हकूक मांगे। तो ये है कि हमने हमेशा से एक सेंट्रल सोच रखी है, इस्लामाबाद की सोच, कि उधर बैठ के सोचना है कि कौन गद्दार है और कौन, मेरा तो इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर, दोनों ऐसे ही। इस्लामाबाद में भी वो जो थोड़ा पिंडी से हुकूमत आती है वो है। तो ये है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अब भी अगर आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं तो ये मूवमेंट जो है मजीद जोर पकड़ेंगी। एक फाटा में मूवमेंट है मंजूर बश्तीन की, जी बिल्कुल, अब फाटा तो नहीं है, एक्स फाटा कहते हैं। दूसरा बलूचिस्तान से आप देख लीजिए, गिलगित में एहतजाज हो रहे हैं क्योंकि आपने एक सेक्टेरियन लॉ पास करके वहाँ पर्चे करवाना शुरू कर दिए, वहाँ शिया सुन्नी आमने सामने आ गए हैं। कौन सा सेक्टेरियन लॉ? ये रिसेंटली जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर सेनेट से एक बिल पास हुआ है के तौहीन साहबा के हवाले से। ओके ओके तो ओके ओके उसपे वो कुछ थी, तो उसपे अब शिया कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ओके, तो ये है कि उस पे फिर वो एक पर्चा हो गया, वहाँ लड़ाई होगी। अब भी वो एहतजाज कर रहे हैं, गंदम नहीं मिल रही, गंदम नहीं मिल रही, क्योंकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपने, जब से वो पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन अब वहाँ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है। कश्मीर में इस दफा कितना एहतजाज हुआ है जो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और जो कि मकबूजा जिसे हम कहते हैं कश्मीर, वहाँ हालात बेहतर होना शुरू हो गए, पाकिस्तान वाले से शायद बहुत बेहतर हों, क्योंकि और जो अब नस्ल वहां भी जंग देख देख के, लड़ाइयां देख देख के जवान हुई है, उनको मैं देख रही हूँ वो अब लड़ाई से हटके दे आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर एंड दे आर आस्किंग देयर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन दैट। बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं जी, और यही होता है सारी वॉर्स मुजम्मिल, मैंने तो लाइफ में देखी इकोनॉमिक वॉर्स ही होती है। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर खुशहाली मिल जाए और जो खुशहाली दे दे आप उसकी तरफ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। और यहाँ पर हमारी साइड पे ये है कि ना सड़कें हैं, ना इंटरनेट पे सिग्नल आते हैं, ना नौकरियां हैं, और अब जो पानी वहां से नीलम झेलम का मंसूबा है, वहां से बिजली पैदा होती है, उनको बिजली नहीं मिलती। जी बिल्कुल, बिल उनको डबल आते हैं, उन्होंने बिल जलाए हैं इस बार। तो ये जो माहौल ओवरऑल नजर आ रहा है ना पाकिस्तान के तमाम पेरिफेरीज में, और फैसले कौन कर रहे हैं? पंजाब में बैठे अपने कमरों में हीटर एसी की उसमें मौज में बैठ के फैसले हो रहे हैं, और अब वो बस वो जो भी आवाज उठती है उसे कहते हैं गद्दारी, गद्दारी है। तो इस तरह मसला नहीं हल होगा। आइदर इट्स गद्दारी या इट्स ब्लास्फेमी, इन दो डरों के पीछे कोई सही बात, कोई अकल की बात करने पा ही नहीं रहा। के खिलाफ जब भी बोलते हैं वो ये दो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, चुप करते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा मुकम्मल, अगर आप पास में जाके कोई चीज चेंज कर सके तो क्या चेंज करेंगे? देखिए इतना कुछ तो नहीं, उसकी वजह की जो सफरिंग थी सारी मेरी, उसी का प्रोडक्ट हूँ मैं जो आज हूँ। तो ये कहना कि अगर उसको माइनस कर दूँ तो शायद इससे बेहतर हो जाता, शायद ना होता। लेकिन ये है कि शायद जो लोग जिनके दरमियान था मैं, चाहे वो दोस्त थे, फैमिली मेम्बर्स थे, टीचर्स थे, उनको शायद ये अंदाज़ा लगता कि यार ये बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट है, इसका इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी। तो आप जो माशाल्लाह अब कामयाबी भी आपको मिल रही है और एक फैन फॉलोइंग है आपकी, तो कभी पुराने साथसा या उन लोगों से जब मुलाकात हुई हो तो व्हाट डू दे से नाउ? They are just, in admiration, and that's the only option they have, I think. And what about your parents? Well, they are also proud, I think, yeah. Okay. They are proud, but यही है कि बहुत से कुछ relatives भी होते हैं, कुछ दूर के जानने वाले, जो पहले बड़ा जो है वो अनफेयरली ट्रीट करते थे, वो अब फोन करके जो है वो कम कर दे, जरा पुत्र साडा है, कम कर दे, तस्वीर कहते हैं खिंचवा लो। तो मैं भी माइंड नहीं करता इस चीज को, कि मैं कहता हूँ कि ठीक है, बिकॉज मुझे जो उनका सही उनको लगता था। हाँ, मुझे इस बात की क्लैरिटी है कि पावर को इस्लाम होते हैं और जो है ना वो इन चीजों को ही होते हैं, तो उसके अलावा इतनी मॉरल प्रिंसिपल नहीं होता इस तरह के इंटरेक्शंस में। लोग भी उससे इन टच रहना चाहते हैं जिससे उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। मैं कहता हूँ ठीक है, वही बदले है ना, मैं तो वैसे ही हूँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर अब उस एज में भी आ गए हो जहाँ पे सब ये भी पूछते होंगे कि शादी कब करनी है, तो अब मैं भी पूछ रही हूँ शादी। देखिए इसमें मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ मैरिज के इंस्टीट्यूशन का ना, तो हमेशा से स्केप्टिक ही रहता हूँ कि यार गलत डिसीजन ना हो जाए, क्योंकि जब आप ओवरली स्क्रूटनाइज करते हैं, ज्यादा सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में, तो वो डिले ही होता रहता है फिर। तो ये है कि एक स्टेज तो आएगी जिसमें शायद ये स्क्रूटनी बंद करनी पड़ेगी और जल्द आएगी मेरा ख्याल है, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल है। Do you have someone in life? Well, in the past it was for I was engaged for a long time, मैंने बताया भी था आपको पहले। तो
that was unfortunately not a very good experience. तो उससे Last time when we spoke about it, you were so happy and you said कि हाँ है। वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रीवियस मेरी रिलेशनशिप, अच्छा, उससे पहले वाली। because I was engaged और वो शादी होने वाली थी और वो सब था। तो वो कैसे मिली थी खातू? वो क्लास फेलो थी। And it was पसंद की। Yeah, you could say. Okay. But I was pretty immature at that time, and you know, it was not syncing at all, and there was no overlap in personalities at all. Okay. So I tried to just make it work for a very long time, drag करते रहे उसको, but in the end, I think it was mutually beneficial to just part ways, and it was difficult because So you had to tell her कि it's not working out. yeah, because it was actually not working out. That's why, and it was very visible to her as well. Okay. But So उसमें विश amicably हो गया। मुश्किल था, Breakups are never easy. especially after you get engaged and you Yeah, announce. yeah. मैंने तो हर जगह वो अनाउंस भी किया हुआ था उस टाइम पे, and that was before my social media. Okay. तो इतना लोगों को पता नहीं, लेकिन उसके बाद उससे बाहर आना was very difficult, क्योंकि 5 साल तकरीबन Oh, that's a long time. पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती I हैं, know. हाँ। तो बड़ा वो अजीब सा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं वैसे ही हट गया इस माइंडसेट से कि नहीं आई शुड, यू नो, बट नाउ आई थिंक आई एम वे ओवर इट। And ये तो हो नहीं सकता, you're a very good looking guy, ऊपर से बोलना भी आता है, कमा भी अच्छा रहे हो, तो लड़कियां फैंस तो बहुत ज्यादा होंगी। मैनेज करना पड़ता है इस चीज को। But anyone special now? अब ये भी है ना कि ना कहूंगा तो वो मारेगी। Yeah, I told you last time that I have a very good friend of mine, you know, and it is being reconciled as something which could, you know, develop in future. So let's see. तो उधर से प्रेशर नहीं है बाहर आके सब कुछ ठीक है, लेट्स गेट मैरिड? इस तरह की कैपेसिटी नहीं है मेरा ख्याल। ओके, Not that kind. तो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ही बताओ। मुझे बताओगे पक्का? और पहली दफा जब दिखाओगे भी उनको तो मेरे शो में दिखाओ। और वैसे खवातीन में हर आदमी की अपनी पसंद होती है, तुम्हें क्या चीजें पसंद आती इन अ फीमेल जेंडर? लेकिन मैं जो है ना वो उस तरह से कोई वो हाइपर या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मुझे पसंद नहीं। इसी तरह मुझे टॉक्सिक फेमिनिनिटी भी पसंद नहीं। उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा जो एक हमने कंसीव किया होता है कि अच्छा जी शर्मीली होंगी या फिर नाजुकी, जो हमारा रिटोरिक होता है ना, हयादार, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बात ना कर सके वो अच्छी होती है। तो मुझे बिकॉज आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है ना कोई। नहीं, हमें यहाँ पे खवातीन को सब्जुगेट करने के लिए ना ये एक आर्गुमेंट यूज होता है कि नहीं ये जो नजाकत तो बहुत ज्यादा कमजोरी है ना, ये ब्यूटी है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये तो बर्डन है, बिकॉज अ वुमन हु कांट असर्ट हरसेल्फ कि अपने ट्रबल्स को फेस करने के लिए बोल नहीं रही, तो वो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। आई लाइक टू बी अराउंड एम्पावर्ड वुमेन। ओके, वो एक ऐसी चीज है जिसमें मर्द हजरात वैसे ही डर जाते हैं, वो कहते हैं कि यार अब ये कैसे मैनेज करें, बिकॉज दे कांट स्टे अंडर अस। यस, मुझे किसी को अपने अंडर रखना ही नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है मेरे लिए कि मैं किसी को सब्जुगेट करूं, उसे बताऊं क्या करना है क्या नहीं। इट्स वेरी बर्डनिंग, मुझे तो ड्रेन कर देगा ये। मैं बताऊं लुकिंग आफ्टर हर एंड यू नो यहाँ नहीं जाना, ये नहीं ओ तौबा, उससे बात नहीं करनी, तो मैं तो एडिशनली एक बर्डन में रहूंगा इस तरह। तो इसीलिए आई लाइक टू बी एट पार विद वुमेन, and it is always lovely to be in company of strong and empowered women because I've learned a great deal from them. In fact, I was brought up by a woman. कि मेरे घर में 4 खवातीन, अच्छा, बल्कि 5 थी, मेरी 4 बहनें और एक बेटी। अम्बालदा, तो उनकी आइडियल्स को ही फॉलो किया है हमेशा से, इसीलिए they were empowered? उस वक्त तो मतलब वैसे सोच उनकी आपके घर में इजाजत माहौल ऐसा था? बचपन में नहीं था, ज्वाइंट फैमिली थी बिहाड़ी में और चीजें थी, लेकिन अब मेरी मदर इज एन एग्जांपल हरसेल्फ, काम भी किया उन्होंने, बाहर भी गई, और इस बड़े शहर में आके वाले साहब अक्सर गैर मौजूद भी थे, बिहाड़ी में कारोबार था और चीजें, तो उसमें बहुत ही अथॉरिटी से उन्होंने हमें जो है वो बड़ा भी किया, एजुकेशन भी दिलवाई, और लोगों को कन्फ्रंट करते हुए उनको देखा है, बंद कर जाते थे उनसे जब गुफ्तगू करती थी। तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट लीड ऑफ हर, और सीखा भी यही है कि इस तरह का ही होना चाहिए खवातीन को, कि वो एट पार रह के जो है वो आपके साथ सपोर्टिव बने। उसको ये ना हो कि आप उनको बस रूल कर रहे हैं और वो सिर्फ एक सब्जुगेशन की जिंदगी। देयर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, स्लेव तो नहीं है आपकी। अच्छा, ये तो होगी ना इनर स्ट्रेंथ। ज़ाहिरी चीजों में क्या पसंद है खवातीन में? उसमें कोई बहुत ज्यादा, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि सुपरफिशियल एस्थेटिक्स से इंप्रेस हो। वो जो एक ट्रॉफी ब्राइड की डेफिनेशन होती है ना कि
मोटी आंखें और गोरा रंग और ये सारा, मतलब वो अगर मेरे सोशल व्यूज जो हैं वो मुआशरे से ऑपोजिट हैं, तो ये वाले भी ऑपोजिट ही हैं। ओके, इसमें भी वो मतलब शक्ल डजंट मैटर टू यू एट ऑल। आई ओके, थिंक मे बी 10-20% इन अ वे कि उसमें भी पर्सनालिटी का एलिमेंट्स आ जाता है। How you carry yourself, Okay. how you speak, and it should be a good communication, a clear communication। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी बात ही कन्वे नहीं हो रही है आपसे, क्योंकि उससे लैक ऑफ क्लैरिटी से बहुत मसले आते हैं। इर्रेशनल लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक आर्गुमेंट करें उन्हें समझ नहीं आता, तो वो मेरे लिए वो फिर अनबेरेबल हो जाता है। तो एक ये चीज़ है कि एक रैशनल माइंड होना चाहिए, पर्सनालिटी शुड बी असर्टिव एंड गुड, इम्प्रेसिव। ओके, वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा, कोई जिंदगी में रिग्रेट कि काश ये मैंने कर लिया होता या काश ये मैंने ना किया होता? एक छोटी सी चीज सोचता हूँ, वो ये है कि बहुत सी चीजें जो आइडियाज आया करते थे ओरिजिनल, उनको मैंने लिखा नहीं। बहुत से एक्सपीरियंसेस ओह, ये है कि वो बस जहन से एक जर्नल रखना बहुत जरूरी है। यस, सुन रहा है या देख रहा है उसके लिए भी यही है कि खुदा के वास्ते जो आइडिया आए उसी वक्त लिख लो। यू नेवर नो कब काम आ जाए। थॉट्स डोंट अकर टू यू अगेन एंड अगेन। तो बहुत सी चीजें वो मेरे ख्याल से कुछ आपके हार्मोन्स का कोई सर्ज एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि आप इतने ज्यादा वो क्रिएटिव हो जाते हो। मतलब मुझे कई दफा 3 बजे उठ के मैं पेंटिंग करना शुरू कर देती हूँ कि क्योंकि इतना सख्त दिल कर रहा होता है उस वक्त पे, आइडियाज भी आ रहे होते हैं। और ये चीज है कि वो नोट डाउन की होती तो शायद बहुत से आइडियाज रिकॉर्डेड होते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे तो गुस्सा किस बात पे आता है? Well, I think again irrationality में, क्योंकि उसमें ये है कि वो अक्सर ना, खासतौर पे ऐसे लोग जिनसे आप बात करें और वो सुन ही ना रहे, उनका दिमाग ही नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ और वो बीच में काट के वो अपना नहीं दे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है मुजम्मिल, देयर सच बैड लिसनर्स। Yeah, most people are. Most people are. Everybody wants to talk. Yeah, nobody wants to listen. और मेरे ख्याल से वो लोग मेरे तो एक्चुअल दोस्त ही वो बनते हैं और गुड लिसनर्स। वो कंप्लीटनेस की फीलिंग ही तब आती है कंपनी में ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक दीवार से बात कर रहा हूँ, वो आपका दोबारा मिलने का तो नहीं। जस्ट थिंकिंग कि मैंने जवाब क्या देना। आप अपना एक भाषण दिए जा रहे हो, अपने मसाइल बताए जा रहे हो, वो आ जाता है नहीं इससे बड़ा मसला मेरे साथ हुआ था। अक्सर लोग ऐसे हैं, एक सवाल आपसे करते हैं, उसका जवाब भी नहीं सुनते, वो जवाब भी खुद ही नहीं। एग्जैक्टली, इमोशनल आईक्यू की बहुत कमी है हमारे लोगों में। दे नीड ट्रेनिंग। अच्छा जी, अब सबसे मुश्किल सवाल ये कि पॉलिटिक्स पे आते हैं। यू बीइंग जर्नलिस्ट, अब मैंने आपसे यही बातें करनी है। इतना दीवानगी के हद तक इमरान खान की फॉलोइंग थी और पीपल एक्चुअली बिलीव्ड इन हिम, बल्कि इनिशियली आई आल्सो बिलीव्ड Many हिम। of us did. या डिड यू? At one point, 2013 से पहले। तो फिर जब सारी मुल्क में उनके खिलाफ बोलने पे बैशिंग हो रही है, बकवास हो रही है, सब कुछ हो रही है, यू वर वन ऑफ दोज हु स्पोक अगेंस्ट नॉट इमरान, द थिंग्स ही वाज डूइंग। Why did you choose to? Again, because you had to? Yes, because I saw this, this mass madness coming through कि लोग रिश्तेदारियां तोड़ रहे हैं, कारोबार नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कता ताल्लुकी हो रही है, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा कि ये किस किस्म का एक एक्सट्रीमिज्म बनता जा रहा है कि चलें हमारे पहले एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज तो अभी उनसे डील नहीं किया, ये नई कल्ट पैदा हो गई है। So why did it happen? What do you think? मेरा कि ख्याल है क्या कि डिफरेंट था इसमें? प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटी सिर्फ और कुछ नहीं। मीडिया मैनेजमेंट वाज ब्रिलियंट, ठीक है। 8-10 साल वो रात को 8 बजे के प्रोग्राम में सोलो बैठ के आवाम से खिताब किया करते थे। तो वो इतनी रेपिटेशन आवाम की मेमोरी में इनकलकेट हो गई है कि उन्हें खुद नहीं पता कि हमारी जाती जिंदगी में क्या तब्दीली आई है जो हम मरने को तैयार हो गए। आप बता दें क्या आई है? जो 9 मई को बाहर आके मरने के लिए तैयार हुआ है, उसकी जिंदगी में क्या चेंज आया था? ये बस एक डिमांड है कि वी वांट दिस मैन ऑन द थ्रोन, दैट्स इट। कुछ भी हो। मैस पॉपुलिज्म चीज ही ये है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि हमारे स्टेज पे आके बाकी सबको गालियां। इट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म टू जस्ट टू ओवर अंडरगो दैट। अपने सारे गुस्से निकाल लो। तो इसमें यही है कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, इसलिए मुझे ले आओ। हाउ इज दैट योर स्ट्रेंथ? मतलब व्हाट इज ऑन योर क्रेडिट कि आप 3.5 साल बाद आके कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, सब चीज़ें बाजवा कर रहा था, नैब का चेयरमैन मैंने नहीं लगाया, असेंबली मैंने डिसॉल्व नहीं की। तो जब सब बाजवा कर रहा था तो फिर उसी को चूज कर लेंगे, आप रह जाएं उसके बाद में।
तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी और दूसरा जो उनके प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स थे जो वो लेजिटिमाइज कर रहे थे जेंडर वायलेंस को बैठ के। अब लोग कहते हैं अच्छा जी नवाज शरीफ साहब ने भी किया, जरदारी ने, मैं कहता हूँ उनको तो पहले ही अवाम जो है वो इतना बैश कर रही है। मतलब 12-15 साल से हम उनको बैश कर रहे हैं अभी भी बेनजीर कर की रहे हैं। तस्वीरें फेंकने पे। मेरे ख्याल से जरदारी साहब ने तो आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कर रहे, जिस तरह से वो नबील कपूर साहब ने बात कर हाँ। तो आप लोगों ने कर दी। तो हम तो नवाज शरीफ के भी जब उन्होंने खवातीन की बात की तो वी ऑल ट्वीटेड अगेंस्ट अभी हिम। मैंने वीडियो बनाई है हाँ पिछले महीने जब उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे जलसे में खवातीन। हाँ, मतलब व्हाट इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। आप भी वही कर रहे हो, कोई इस्लामिक टच कर रहे हो। हाँ ये है कि मुझे ये वही चीज़ लगी कि चूंकि मेजॉरिटी पागल होती जा रही है तो इसलिए मेरा एज अ सोशल साइंटिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं बैश करूँ इसको, बिकॉज आई एम ऑलवेज आई एस्पायर टू बी अगेंस्ट द मेजॉरिटी नेचुरली। तो अब ये है कि चूंकि हर आदमी इस खुमार में मुब्तला है तो आई चोज इट कि मैंने ये करना है, जितना भी प्रेशर आ जाएगा हमें। अच्छा मुजम्मिल, अब 9 मई के बाद अब जो मियाँ साहब वापस आए हैं और ये हमारी जो गवर्नमेंट बनी है केयर टेकर, जो इनके पूरे मामलात हैं, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ? मेरा ख्याल है मजीद लेजिटिमेसी दे रहे हैं पीटीआई को। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये वाकई सोच समझ के किया गया है तो ये तो पीटीआई की फेवर में जा रहा है सब कुछ। इसीलिए जा रहे हैं। देखें अब वो इररेलेवेंट सा जो है वो ऑनलाइन जलसा करना होता है, हमें पता भी नहीं होता, ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। हाँ, वो उससे आवाम को लगता है कि नहीं ये बहुत ही विक्टिमाइजेशन हो रहा और उनकी खवातीन को बंद करके रखना, इससे कैसे जो भी ब्रेन बिहाइंड दिस है है। उसको बहन तो नहीं है कोई, जो भी है वो तो होता ही नहीं ना। स्टडी बिहाइंड तो नहीं, बट उनकी भी तो कोई सोच, कोई अकल तो होगी है यार। ये करने से तो मजीद हीरो बन रहा है, या ये करने से तो ये मजीद हीरोइंस बन रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सिंपैथी गेन कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब हाथ में हथौड़ा हो ना तो हर प्रॉब्लम जो है वो कील लगती है, हम्म ठोक दो इसको बस। हम्म जब आपको आपका अप्रोच ही फोर्स है तो फिर वो कॉन्टेस्टेशन तो आती नहीं है, क्योंकि सियासत तो नाम ही डायलॉग करने का है, एग्जैक्टली। मसलों को हल करने का है। लेकिन अब अगर ताकत वहां से फ्लो कर रही है जहां बैरल ऑफ द गन है, जहां पे सिर्फ अथॉरिटी है, तो फिर वो फैसले भी ऐसे ही कर दिए जो ताकत के जोर पे इम्प्लीमेंट होते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे नहीं तो फिर इलेक्शंस कराने की क्या जरूरत है? इतने अरबों रुपए लगते हैं अगर ये। बस वो सैंक्शन लग जाएंगी ना। बांग्लादेश में अभी वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि वहां पे हसीना वाले ने जिस तरह बुलडोज किया, तो वन पार्टी स्टेट कह रहे हैं उसको। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है वन पार्टी स्टेट। तो ये जरा उससे डरते हैं क्योंकि एड तो लेनी है बाहर से, पैसा तो चाहिए। आपको अगर IMF भाग गया तो क्या होगा। अच्छा ऑनेस्टली मुझे बताएं मुसम्मिल, अगर अभी फेयर इलेक्शंस हों तो कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए अब तो जितना सिंपैथी वोट पीटीआई को मिल चुका है तो उसमें मेरा ख्याल है मेजोरिटी ऑब्वियसली खान साहब की होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पे है या नहीं इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैस अपील है और आवाम की ओपिनियन भी यही है कि उनको आना चाहिए दोबारा से, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको निकाल दिया गया। तो पाकिस्तान में हमेशा से बिलखसूस पंजाब के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता है। नवाज शरीफ साहब ने जब कहा कि वोट को इज्जत दो तो लोगों ने सपोर्ट किया, बाई इलेक्शन में वो जीते, पीटीआई के अंडर जीते। अब जब पीटीआई 3 साल हुकूमत कर चुकी थी, काफी अनपॉपुलर हो गई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। अगर 5 साल पूरे करते शायद रेलेवेंट हो जाते आज, लेकिन चूंकि वो हीरो बना दिया गया निकाल के और वो सब किया, तो मेरा ख्याल है कि अभी अगर फेयर इलेक्शन हो तो इट्स हार्ड टू स्टॉप हिम। मुझे तो कई दफा लगता है कि ये सब कुछ जो किया गया है शायद इसीलिए किया गया है कि इमरान खान जीत जाए। जिस तरह से इंटरनेट बंद होता है बार बार लगता है कि उनकी कैंपेन हो रही है ना। सही बात। एनीवे चलिए कुछ लफ्ज बोलूंगी, एक लाइन एक लफ्ज में आप उसका। फेमिनिज्म, रैशनल, डेमोक्रेसी, जुमला भी बोल सकते, और इंडिविजुअलिज्म मे बी, ओके, नेशनलिज्म, अ बिट आउटडेटेड, कैपिटलिज्म, द ओनली थिंग दैट वर्क्स, आज अभी तो यही है, अभी तो यही, कम्युनिज्म, लो की क्रिश्चियनिटी, इंडिविजुअलिज्म पर्टिकुलरली अब पूछ रही, आई थिंक लिबर्टी, द ओनली वे देयर इज, लिबरलिज्म, आइडियल, सोशलिज्म, गुड इफ इट वर्क्स। अच्छा क्विकेस्ट वे टू लूज योर ट्रस्ट, ए बंदा ठीक नहीं, एतबार दे काबिल नहीं की ये होता है, but somebody who doesn't just stay on his word कि आप हिपोक्रेसी जी है ना, हो सकता है because the ideals that you stand on और उसके बाद में आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो, तो वो भी आप जज कर लेते हैं ना कि यार ध्यान से जरा इस बंदे के साथ। अच्छा, मनी इज नॉट एन इशू,
तो क्या चीज सबसे पहले खरीदोगे? लॉट ऑफ बुक्स, वो तो अभी भी खरीद सकते हो, उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, दुनिया की हर किताब खरीद लूंगा। खरीद लेंगे, सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे, प्राइवेट हाँ। इस तरह का काम करेंगे। Do you believe in second chances? Yeah, because I've given them to myself as well. Smartest or richest? Smartest. फ्यूचर देखना चाहोगे या पास्ट चेंज करना चाहोगे? नॉट योर्स, पूरा दुनिया के। अगर मैं पास्ट चेंज कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर देख लेंगे तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आएगी कुछ करने के लिए। पास्ट में क्या चेंज करो? पाकिस्तान की सोसाइटी की अगर बात करें तो बहुत चीज चेंज कर, पार्टीशन जिस तरह से हुई और बहुत सी चीजें हुई, बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए। कैसे पार्टीशन होनी चाहिए थी? पता नहीं होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे भी चलना पड़ेगा। लेकिन तब जो गलतियां थी शायद अब भी पे कर रहे हैं बहुत सी। क्या गलतियां? डिवाइसिव पॉलिटिक्स की हमने, कम्युनल पॉलिटिक्स की हमने, ये कहा कि जो जो एक लिहाज से सेशनिस्ट पॉलिटिक्स होती है ना, लैटिन की, और वो कर तो लिया अचीव, लेकिन अब बाद में अपनी माइनॉरिटीज के साथ भी वही कर रहे हैं जो हमारा खौफ था कि हिंदुस्तान हमारे साथ करेगा। तो पर्पस तो ना हुआ फिर आपका, अगर आपने उसी आइडियल पे एक हुकूमत और मुल्क हासिल किया और बाद में आप उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज को, तो यू हैवंट बीन ऑन योर वर्ड। इसका मतलब लॉजिक और इमोशन? आई थिंक बोथ गो हैंड्स इन हैंड्स, क्योंकि इमोशन जो आपको फील करवाता है, महसूस करवाता है, उसको लॉजिकली आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अगर इमोशन फॉर द सेक ऑफ इमोशन है और उसमें कोई भी रैशनलाइज नहीं कर रहे अपनी गुफ्तगू को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सेम चीज है, बट स्टिल लॉजिक है। Painful truth or comfortable lie? Obviously painful truth. Really? That's what I'm known for as well. Yeah. I like to face. Are you a messy person or a tidy person? Well, tidy in some ways, messy in other ways. Okay. I like to be organized though. सोच के प्लान करके दिन गुजारता हूँ कि इस टाइम ये करना, ये करना। कपड़े वगैरह तय करके रखते हो कमरे में? वो इतना नहीं, उस लिहाज से messy हो। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटर बहुत बड़ा हूँ, वो चीज फ्रस्ट्रेट भी करती है। I know it does. कल कर लेंगे, परसों। हाँ, तो खुद करते हो अपना रूम या you get help from your mother? नहीं, वो रेयरली हो जाता है, वो भी होता है, बचपन से अभी को हेल्प ही ली है, लेकिन आप जरा कोशिश करता हूँ। महफिल में जल्दी जाते हो लेट जाते हो? कोशिश करता हूँ जल्दी जाऊँ, लेकिन कभी कभी पनिश भी होना पड़ता है उसके लिए पाकिस्तान में। I know, अकेले बैठे होते हैं आने वाला बहुत, शादियों में भी अकेला बैठा होता है। I know. अच्छा, are you a caller or you a text person? I hate calling. है ना? I don't know why. मुझे तो कुछ होती है, फोन क्यों कर रहे हैं यार, मैसेज क्यों नहीं कर रहे? मतलब इट इज सो स्ट्रेंज कि मैं ऐसे फोन पकड़ा हुआ है और आसपास का एनवायरनमेंट में मैं कुछ और नहीं कर सकता। आई एम मल्टीटास्कर। ओके। मुझे ये है कि मैं 2-4 काम एक साथ कर रहा हूँ। कॉल मुझे एंगेज कर देती है, but you can't do anything else. तो बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, मैं नहीं उठाता उसको। ओके, मैं तो हमेशा मैसेज करती हूँ तुम्हें। कैश और क्रेडिट? क्रेडिट में। अच्छा, सनराइज और सनसेट? सनराइज। आई लाइक टू बी आउट इन नेचर एंड एक्सपीरियंस इट। जल्दी उठते हो ना, अर्ली राइजर? नहीं, पहले तो 5-6 साल रूटीन रही थी जब न्यूज़ में था और चीजें, लेकिन अब जरा शाम को काम करना होता है तो जरा रूटीन थोड़ी सी खराब है। ओके। चॉकलेट और वनीला? वनीला। मी टू। लव और मनी? ओह, दैट्स अ टफ वन। Anna, isn't it? Would be money in some. Well, if you have money, a lot of people will love you. Anyway. Yeah, by default. Invisibility or flying? Invisibility. Books or movies? Books. Thinker or doer? Well, I do things after thinking about them, so it's a mix. Okay. Cat or dog or none? Dogs I love. अच्छा मुजम्मिल, अब एक जाने से पहले मैं आपके ख्यालात भी चाहूंगी, बिकॉज यू डू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट टू रैशनली। रैशनल बात करने वाले लोग जो होते हैं उनकी बात सुननी और लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, चाहे वो कितनी भी तल्ख हो। पैलेस्टाइन में जो अब हो रहा है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन जब हमास ने इन्फिल्ट्रेट किया और अंदर घुस गए और फेस्टिवल्स पे अटैक किया, कॉमनर्स को मारा, तो मुझे तभी नजर आ रहा था कि ये अभी तो आप सेलिब्रेट कर लें इसको, लेकिन जो इसका फिर रिपरकशन होगी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपने अपना पूरा मसल यूज किया। जब वो करेंगे तो और डिस्ट्रक्शन होगी, जो हो भी रही है। अब 20,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और आगे भी बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न ब्लॉक भी असेस नहीं कर रहा कि पब्लिक ओपिनियन बहुत शिफ्ट हो चुकी है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आपने 3-4 जंगें लड़नी है, आप जीत गए, ठीक है, फिर हमारे साथ। तो अब सोशल मीडिया पे 80-20 है, 80% ओपिनियन प्रो पैलेस्टीन। वेस्ट में भी वहाँ पे एहतजाज भी हो रहे हैं और चीज़ें भी हो रही हैं, तो कितनी देर तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमास और
इसराइल दोनों में से एक चूज करने के मैं खिलाफ हूँ। बोथ आर द फोर्सेस ऑफ इवल में भी। इसी तरह के कोई कहे कि जी तालिबान रिप्रेजेंट पीपल ऑफ अफगानिस्तान, दे डोंट, बिकॉज उन्होंने तो आके जो नेशनल स्ट्रगल थी उसको खराब किया ना, उन्होंने तो आके खवातीन को घरों में बंद कर दिया, स्कूल नहीं जाने देते। तो मैं ये क्यों कहूँ कि अगर अमेरिका को भगाया तालिबान ने तो वो अच्छे हैं, इसी तरह अगर हमास ने अटैक किया इसराइल पे तो वो अच्छे हैं, मेरे लिए तो नहीं अच्छे। 80s में आके हमास ने सिर्फ यूज ही ये किया कि यासर अराफात जैसे लोगों को भी डिमोनाइज किया। इससे पहले जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस थी, जो नेशनल स्ट्रगल थी, पीएलओ की जो पार्टी है सबसे बड़ी, जिसका महमूद अब्बास सदर है, वो एक सेकुलर पार्टी है। तो होमलैंड की स्ट्रगल को मजहब की स्ट्रगल बना दी, जो कि नहीं थी। अब मेरे से कोई मेरी जमीन छीन ले तो उसका मजहब जो भी है, मुझे तो उससे जमीन वापस चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जहन में क्या है कि ये असल में यहूदियत और इस्लाम की लड़ाई। एग्जैक्टली। और ये माइंडसेट फैलाने वाले ये लोग हैं जो राइट विंग में फायदा ले गए इस सारी जंग का बीच में। ये वही चीज़ है कि अगर आपने अफगानिस्तान में राइट्स की बात करनी है, तालिबान को सपोर्ट करो, नहीं करना सपोर्ट। यही हमास की है कि वो बार बार इंस्टिगेट करते हैं, बाद में वो आकर जब बैकलैश आता है तो फिर ऑब्वियसली बहुत से कोलैटरल डैमेज होता है, विक्टिमाइज होते हैं आम लोग, वो भी फेस करते हैं एट्रोसिटीज़ को जो कर रहे हैं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो आपको पता है कि वो एनपीटी के सिग्नेटरी भी नहीं है, उनका अटॉमिक प्रोग्रेस क्या है ये भी नहीं पता, कितना आर्मामेंट्स है ये भी नहीं पता। तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी डन विद अ लॉट ऑफ सैनिटी। और यूएन को वो याद रखना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिबैकल और फेलियर था, उससे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर पैदा हुआ। तो अगर आपने फिर इंटरनेशनल फ्रंट को इतना इररिलेवेंट बना देना है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करे, तो फिर वो दोबारा हिटलर बनने में देर नहीं लगती। सो दे हैव टू थिंक अबाउट दिस कि ये इस मैस लेवल के ऊपर जो एक्सटर्मिनेशन हो रही है ये नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी साइड पे। मैं तो कहता हूँ इसराइली सिविलियन भी मरता तो मैं कंडेम करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उसको सेलिब्रेट करो, इसको ना करो। एग्जैक्टली। तो फॉर मी रिलीजन ऑफ दीज एथनिसिटीज इज इररिलेवेंट, यू नो, इट्स अ ह्यूमन कैटास्ट्रोफी टू बिगिन विद। To celebrate Hamas is evil. To celebrate, the military muscle of the Israeli army is also, I think, very equally evil, very unjust. Yeah. So my position is more of a centrist position about it. इस polarity में, इस polarization बढ़ना नहीं चाहता, और इस पे criticism भी बहुत होता है मेरे ऊपर कि आपने कंडेम कर दिया हमास को और ये सब किया। नहीं, आई एम एग्जैक्टली ऑफ द सेम व्यू। हाँ, कोई भी मरे, किसी पे भी ज्यादती हो, मैं तो खड़ी होंगी, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरा एक मसला है कि पाकिस्तान की रियासत ने पिछले 70 साल में फलस्तीन के मसले को बड़ा इंटेलिजेंटली आवाम को इसीलिए ओपीएम के तौर पे दिया है कि उनको अपने मसाइल, अपना बलूचिस्तान ना नजर आए, अपने यहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटीज के साथ जो हम कर रहे हैं, जितने हिंदू बेचारों पे जुल्म हम यहाँ हो रहे हैं, उस पे हमारी। तो आपकी एक कॉलीग हैं, एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूंगा, बहुत एक्टिविज्म कर रही है। तो जब ये मारंग बलोचवरी मार्च शुरू हुई तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि प्लीज समवन प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान। तो उसके लिए आप लोगों से कह रहे हैं प्लीज मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन पैलेस्तीन का आपको ये भी पता है, सब कुछ पता है। एक चीज का इसराइली मिनिस्टर्स के नाम भी याद है, उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्डेड है आपके पास, लेकिन ये नहीं पता कि अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं एक्टिवली ये वाला एक्टिविज्म करता इसलिए नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ही 1000 फलस्तीन है, पहले ये खत्म कर लें फिर सोच लेंगे किसी और का। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी एट्रोसिटीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू लुक इनवर्ड्स फर्स्ट। किसी को कंडेम करने से पहले अपना तो हाउस एंड ऑर्डर करे ना, एग्जांपल तो बने। एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ परसिक्यूशन कर रहे हैं, हिंदू खवातीन की फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, अगर वो पहले खत्म कर लें फिर पीटें बाद में आप। ये पैन इस्लामिज्म है, ये पार्टीशन से पहले का एजेंडा है जो कि हमें कहता है कि वो देखो कश्मीर, वो देखो फलस्तीन, ताकि यहाँ ना देखो। तो इसके भी मैं खिलाफ ही हूँ, इसलिए आई एम वेरी वॉचफुल व्हेन आई एम सेइंग समथिंग अबाउट पैलेस्टीन एंड इजराइल, बिकॉज टू मी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डाइंग इन माय ओन कंट्री आर द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कभी कोई हल्ला गुल्ला भी करते हो, बस किताबें ही पढ़नी, कोई शोबिस से कोई ड्रामे देखते हो, फिल्में देखते हो कि नहीं? बहुत करते हैं, मतलब पंजाबी स्टेज ड्रामे बहुत देखे हैं किसी दौर में, और फुल टाइम वो जो जुगलबाजी वाला सीन होता है स्कूल में वो चलता था। अभी भी क्रिकेट खेलने का शौक है, ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रिप्स पे भी जाते हैं। इसके अलावा ये है कि कंपनी को भी इंजॉय करता हूँ, अच्छे दोस्तों, मेरे बचपन के दोस्त हैं। फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारा? एक्टर पाकिस्तान में, इंटरनेशनल जो भी, बड़ा क्लीशेड है, लेकिन जो है ब्रैड पिट। उसकी वजह ये है कि उसके बड़े क्रूशियल रोल्स बड़े पसंद है मुझे, जैसे वो फ्यूरी में उसने किया, इसके अलावा फाइट क्लब में
फाइट क्लब इज वन। और अगर पाकिस्तानी पूछूं कोई? पाकिस्तानी एक्ट्रेस मैंने मौला जट देखी थी, हम्म। उसमें अच्छा था, हमजा अली अब्बासी का रोल भी अच्छा ओके। था और आपका भी अच्छा था। बाकी कम फॉलो करता हूँ Who is the most beautiful actress in your opinion? और पाकिस्तानी? नेविश इज गुड। नेविश प्यारी लगती है। सही है, मतलब पर्सनालिटी भी, कम्युनिकेशन अच्छी है उसकी। आपने क्या कम्युनिकेशन उनकी सुनी? मैंने कोई अवार्ड शो देखा था कोई, इतना नहीं पता। माय ओपिनियन वुड बी वेरी। अच्छा, तुम्हें फिल्म कौन सी आज तक जिंदगी में, कुछ फिल्में होती हैं जो कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं? इंटरस्टेलर। अच्छा, इंटरेस्ट है, जिसके मुझे तो समझ नहीं आई थी। नहीं, वो बड़ी मतलब इमेजिनेटिव दुनिया में चला जाता है आदमी। दूसरा फाइट क्लब और एक फ्यूरी जो मूवी थी। इसके अलावा वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक इंडिया की फिल्म। ओह यस। मतलब प्योर उसमें इंडिजिनस जो है ना, वो कम्युनल कल्चर दिखाया हुआ है, वायलेंस जो कम्युनल कल्चर में होता है, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ जो थी, एक वो खुदा के लिए थी शायद। हाँ हाँ, अच्छी फिल्म थी। उसकी सरमद खुसट की फिल्म देखी? नहीं, जिंदगी तमाशा। नहीं, वो अभी मैंने सुना है कि अच्छी है, ऑन माय वॉच लिस्ट। ओके। ये कुछ और एक मेरे कहने पे 12th फेल भी देखना। ये मैंने सुना है कि अच्छी है, आपने भी रेकमेंड कर दी। अच्छा, गाने कैसे सुनते हो? गाने किसी दौर में रैप म्यूजिक का बड़ा शौक था। अच्छा, हु वाज योर फेवरेट आर्टिस्ट? टूपाक, एमिनेम भी थोड़ा बहुत सुन लेते। तो अब ये है कि मुझे वेस्टर्न क्लासिक अच्छा लगता है, जो सिर्फ वो ओपेरा या इस तरह का पियानो जो है, जिसमें चॉपिन या मोजार्ट इस तरह के बीथोवन। तुम शायरी नहीं सुनते, यानी कि तुम्हारे लिए म्यूजिक मैटर्स? हाँ, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। अभी मैं तुम्हें कहूँ कि योर लव्ड वन, द वुमन इन योर लाइफ को कोई गाना डेडिकेट करो, तो कौन सा करो? गाना उनको फिर ऐसे ही कोई वो पियानो क्लासिक भेजेंगे। कोई लफ्ज भी तो होने चाहिए, कोई मैसेज भी तो। बड़े भी खुश रोमांटिक हो तुम। बस हूँ ऐसा। हाँ, क्या फिर रोमांस करते हो? ये अब पूछ के बताना पड़ेगा। Anyway, it was lovely chatting to you and thank you so much and all the best for your future. आपका जो YouTube आप बाकायदगी से शुरू कर रहे हैं और आपके फैंस मेरी तरह वेट करते हैं। आपका सेटअप देख के मैं इम्प्रेस हुआ ना, तो मैंने कहा मैं भी कुछ बेहतर करूँ। Definitely, and we are looking forward to it. और बस ऐसे ही रहना, कभी चेंज ना होना। और आई रियली होप कि तुम जैसे लोग हमारी पार्लियामेंट में भी आए और इस मुल्क को जिस तब्दीली की वाकई में जरूरत हो वो हो सके। Thanks a lot, and it's always a pleasure talking to you. You know, you come across very rational, very sane. Thank you. That's why I admire you as well. Coming from you, it's a real compliment. Thank you. Khuda Hafiz.